आज हम पढ़ेंगे समाज विज्ञान कक्षा 7 का पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यानी कि किस तरीके से वो पहले देख लेते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इस प्रकार गति करता है। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। प्लेट की गति, इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं इन्हें अंतरिक्ष जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाहरी जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक बल उत्पन्न करता है तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, ये क्या है, नहीं पृथ्वी के अंदर जो लावा भरा हुआ है वो ज्वालामुखी से होकर बाहर निकल आता है। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्वती के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता कम हो जाती है। यानी कि जहाँ भूकंप आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि होती है और धीरे धीरे दूरी बढ़ने पर उसकी तरंगों कम होती जाती हैं। यानी तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, इसलिए अपनी हानि वहाँ पर जाके कम हो जाती है। एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा यह जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप देखेंगे कि जैसे ही जल में उबाल आता है तो ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी कंपन होने लगती है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंग यानी अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग यानी पृष्ठीय तरंग। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी
संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 में भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता का भीषण भूकंप है और स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 1971 छात्रों एवं 30 शिक्षकों की मौत की आशंका हुई थी उस टाइम। बड़े दुख की बात है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचाने के कारण हालात चिंताजनक रहे। भुज की तबाही, फोन लाइन, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गईं। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जैसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थितियां। अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली पहाड़ी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विपर्श कहते हैं। इसके बाद विपर्श के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विपर्श लूप के सिरे निकट आ जाते हैं
समय के साथ विपर्स लूप नदी से कट जाते हैं और यह एक अलग झील बनाती हैं जिसे चाप झील भी कहती हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने पर निक्षेपण करती है। सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह को डेल्टा का निर्माण होता है। यानी कि जिस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह नदी आई और धीरे धीरे उसकी मतलब वितरका बन गई और ये अपने साथ मलबा लाई थी वह छूट गई। इसे वितरका और डेल्टा का निर्माण हो गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नदी समतल मैदान में आती है, धीरे धीरे आते आते और बहती है। और ये कभी कभी नदी का मुहाना अलग कट जाता है तो इसे अपन चाप झील कहते हैं। तो अपन आगे देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ये वाला तटीय मेहराब है अपना। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार रह बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ये वाली समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का आवर्धन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे एक कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवनें अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन
में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। और इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से लिख लेना। जय हिंद साथियों।